हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। संज्ञा के विकारी तत्व लिंग वचन कारक। सबसे पहले हम लिंग पढ़ते हैं। देखो, लड़का आम खा रहा है, लड़की लीची खा रही है। तो लड़का क्या है, पुरुष जाति का बोध कराता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। लड़की स्त्री जाति का बोध कराती है, अतः स्त्रीलिंग है। यानी जो भी पुरुष जाति का बोध कराए उसको हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो भी स्त्री जाति का बोध कराए उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। आम शब्द भी पुल्लिंग माना जाता है और लीची शब्द क्या माना जाता है, स्त्रीलिंग। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अगर पुरुष जाति का बोध कराए तो पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराए तो स्त्रीलिंग। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में प्रत्येक शब्द या तो पुल्लिंग होता है या फिर स्त्रीलिंग होता है। इस प्रकार लिंग के दो भेद हैं। सबसे पहले पुरुष पुल्लिंग, तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे मानव, हाथी, शेर, चूहा, बल्ला, डंडा आदि। और स्त्रीलिंग कौन होगा, जो स्त्री जाति का बोध कराएगा। तो ऐसे शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नारी, हथीनी, शेरनी, चुनिया, गेंद, फुटबॉल। तो ये सारे शब्द क्या है हमारे, स्त्रीलिंग। लिंग की पहचान कैसे होगी अब, तो कुछ शब्द स्वाभाविक रूप से स्त्री या पुरुष होते हैं, जैसे लड़का लड़की, पुरुष स्त्री। नित्य पुल्लिंग, तो कुछ प्राणी पुरुष रूप में जाने जाते हैं, जैसे मच्छर, तोता, उल्लू, कछुआ, भेड़िया, भालू, खरगोश। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब पुरुष की उसमें आएंगे, तो इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। यदि इनमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो तो इनसे पहले मादा जोड़ा जाता है। तो देखो, अगर क्या करते हैं, मच्छर और मादा मच्छर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, यानी फीमेल यानी स्त्रीलिंग बन जाएगा। तोता तो मादा तोता, उल्लू मादा उल्लू। तो अगर हमको इन शब्दों का स्त्रीलिंग बनाना है तो उनसे पहले क्या शब्द जोड़ा जाता है, मादा शब्द, जैसे मादा मच्छर, मादा भेड़िया आदि। अब नित्य स्त्रीलिंग, तो कुछ प्राणी स्त्री रूप में जाने जाते हैं, जैसे मक्खी, मछली, कोयल, चिड़िया, चील, मकड़ी आदि। तो इन सबको हमने किस में रखा है, स्त्रीलिंग में। इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। यदि इनका पुल्लिंग बनाना है तो इनसे पहले क्या लगाया जाएगा, नर लगाया जाएगा, जैसे नर मक्खी, नर कोयल, नर मच्छर आदि। तो क्या हो जाएगा, नर मच्छर, मादा मच्छर, नर मक्खी, मादा मक्खी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना सकते हैं। जो शब्द स्त्री या पुरुष जैसे नहीं होते उनके लिंग का निर्णय परंपरा के आधार पर होता है, जैसे दिल्ली और दया स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जापान और क्रोध पुल्लिंग माने जाते हैं। तो देखो क्या होता है, कुछ शब्दों को हम वो नहीं कर सकते, तो ये हमको पढ़ने ही पड़ेंगे। जैसे दिल्ली और दया दोनों को हमने क्या माना, स्त्रीलिंग, पर जापान भी तो देश का नाम है, तो हमने उसको क्या माना है, पुल्लिंग माना है। ऐसे कुछ नियम इस प्रकार है। तो पुल्लिंग संज्ञा है, दिनों के नाम, जैसे रविवार, शुक्रवार, तो जो भी दिनों के नाम होंगे वो किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे सारे के सारे। महीनों के नाम यानी मंथ्स में, तो चैत, वैशाख, सावन, जेठ सारे किस में आएंगे, उसमें आएंगे, किसमें, पुल्लिंग में। आव, पा, पन, तो, आवा, ओढ़ा, खाना, दान, वाला, एरा प्रत्यय वाले शब्द हैं, जैसे बहाव, मोटापा, बचपन, लघुत्व, भगोड़ा, पागल खाना, पानदान, लुटेरा आदि। तो ये सारे शब्द क्या पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग वाले पढ़ रहे हैं। देश के नाम ये सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में। लगभग सभी पर्वत, समुद्र, गृह, रतन, पेड़, द्वीप पुल्लिंग माने जाते हैं। इनके उपवाद भी पाए जाते हैं, जैसे पर्वत देखो, तो ये कुछ शब्द है जो स्त्रीलिंग माने गए हैं, वरना बाकी सब क्या होता है, पुल्लिंग। जैसे पर्वत में हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, मसूरी, ऊटी स्त्रीलिंग। चंद्र ये सारे क्या है, पुल्लिंग, और जो पृथ्वी है उसको स्त्रीलिंग माना गया है। हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, नीला। पेड़ों के नाम, बरगद, पीपल, आम, सफेदा, अशोक, ये सारे क्या है, पुल्लिंग, पर इमली और शीशम को हमने क्या माना, स्त्रीलिंग माना है। द्वीप,
तो जावा, सुमात्रा, क्यूबा, अंडमान। तो ये क्या है, सारे हमारे पुल्लिंग। और जो स्त्रीलिंग में काउंट होते हैं वो उन्होंने साइड में ब्रैकेट में हमें दिए। अब स्त्रीलिंग संज्ञाएं, ता, आवट, आहट, इया, आने, नी, इनी, आने, आईनी, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये हमको स्त्रीलिंग के बारे में बताते हैं। जैसे लघुता, मिलावट, गर्माहट, चुहिया, चढ़ाई, जाटनी, सेठानी, पंडिताइन, कालिमा, गायिका, श्रीमती। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, सतलुज। तो ये सारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग संज्ञाएं। अब हम सीखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। कभी कभी हम क्या जोड़ देते हैं, आप प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो प्रिय, प्रिया, पूज्य, पूज्या, और प्रत्यय कहाँ जोड़ते हैं, एंड में, और उपसर्ग स्टार्टिंग। तो वृद्ध, वृद्धा, महोदय, महोदया। तो ये तो सबसे इजी था, हमें क्या लगाना है, बस आ लगाना है। दूसरा होता है ना ई। तो चाचा, चाची, बेटा, बेटी, घोड़ा, घोड़ी, मामा, मामू। फिर इया भी लगा क्या कर सकते हैं, चूहा, चुहिया, डिब्बा, डिबिया, कुत्ता, कुतिया, लोटा, रुपया। फिर नी प्रत्यय लगा के जाट, जाटनी, जादूगर, जादूगरनी, ऊंट, ऊंटनी। फिर आनी प्रत्यय लगाकर क्षत्रिय, क्षत्राणी, चौधरी, चौधरानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी। फिर इन प्रत्यय लगाकर ग्वाला, ग्वालिन, धोबी, धोबिन, नाग, नागिन। इन्हीं प्रत्यय लगाकर अभिमान, अभिमानी, ओजस्वी, ओजस्विनी, तपस्वी, तपस्विनी। इका प्रत्यय लगाकर अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका। फिर आयन प्रत्यय लगाकर गुरु, गुरुआइन, चौधरी, चौधरायन, पंडा, पंडायन, पंडित, पंडिताइन। तो ये क्या कर रहे हैं, हम सब स्त्रीलिंग में बदल रहे हैं। फिर त्री लगाकर तो अभिनेता, अभिनेत्री, कर्ता, कत्री, दाता, दात्री। वती तथा मति प्रत्यय लगाकर गुणवान, गुणवती, धनवान, धनवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती। फिर कुछ प्रचलित स्त्रीलिंग रूढ़ शब्द। तो कवि, कवित्री, बैल, गायन। तो देखो ये थोड़े अलग अलग हैं पर ये एक साथ ही माने गया, मतलब बैल को पुल्लिंग माना गया है और गाय को स्त्रीलिंग। पति, पत्नी, पुरुष, स्त्री, बाप, माँ। तो ये शब्द क्या है, ये बिल्कुल अलग अलग है थोड़े, पर क्या यूज करते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे वर, वधू, ससुर, सास, भाई, बहन, राजा, रानी। अब आते हैं हमारा दूसरा, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। गाय घास चर रही है, गाय घास चर रही है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक गाय का यूज हुआ है, तो ऊपर वाक्यों पे गाय शब्द क्या है, एक होने का ज्ञान कराता है। और जब गाय शब्द है वो अनेक होने का, यानी बहुत सारी गाय चर रही है, घास चर रही है। तो जो एक होने का बोध करा है वो एक वचन, और जो एक से ज्यादा का बोध करा है उसको हम बोलते हैं बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो वचन के कितने हुए, तो दो भेद, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, पतंग, कटोरी, पुस्तक। तो ये सब चीजें क्या है, एक चीज का बोध करानी है, तो इसलिए एक वचन। और ऐसे संज्ञा सर्वनाम जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा पदार्थों का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, पतंगे, कटोरियां, पुस्तक। तो एक वचन एक और बहुवचन एक से ज्यादा। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो अब हम जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग सीखे, अब हम सीखेंगे एक वचन से बहुवचन। तो आ को ए में बदलकर एला, एले, खरबूजा, खरबूजे, घड़ा,
घड़े, बच्चा, बच्चे। देखो बात सम्मान और रिश्ता सूचक शब्दों में के बहुवचन ज्यों के त्यों रहते हैं, जैसे पिता, भाई, देवता, मामा, दाता, काका, चाचा, दादा, फूफा। फिर आके आ से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग में क्या लग जाते हैं? ए जोड़ा जाता है उनमें। जैसे कामना, कामनाएं, अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कला, कलाएं, महिला, महिलाएं। फिर स्त्रीलिंग शब्दों के ए को ए में बदल देते हैं। किताब, किताबें, गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें, रात, रातें, बोतल, बोतलें। ऐसी या से समाप्त होने वाले शब्दों में क्या लगा देते हैं? या। गुड़िया, गुड़िया, बस इसमें क्या लगाना? चंद्र बिंदी लगानी। गुड़िया, गुड़िया, डिबिया, डिबिया, चुनिया, चुनिया। फिर ओ तथा ओ से समाप्त होने वाले के अंत में हम ए लगा देते हैं। वो, गोए, ऋतु, ऋतुएं, बहु, बहुएं, वस्तु, वस्तु। अब जिसके एंड में ई आएगा उसमें हम इया जोड़ देते हैं। खिड़की, खिड़कियां, नदी, नदियां, सब्जी, सब्जियां। फिर जो ई से समाप्त होते हैं उनके एंड में भी हम क्या लगा देते हैं? या। तो तिथि, तिथियां, जाति, जातियां, पंक्ति, पंक्तियां, शक्ति, शक्तियां। अब आता है हमारा लास्ट यानी कारक। तो शिकारी ने बंदूक से शेर को रात में मारा, राम ने रावण को तीर से मारा। तो आपने देखा कि उपयुक्त वाक्यों में काले छपे शब्द ने, से, को में प्रयुक्त हुए हैं। ये सभी शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं तथा उन्हें अर्थपूर्ण बना रहे हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे इन शब्दों में क्या था? ने, से, को में आए ना, तो ये शब्द क्या है? इनके बिना संज्ञा से इसका जोड़ नहीं हो सकता था, इसीलिए ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? कारक। परसर्ग या विभक्ति चिन्ह। तो उपयुक्त वाक्यों में ने, से, को में जैसे कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग हुआ है, इन चिन्हों के कारण ही संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध प्रकट हो रहा है। फिर इस प्रकार कार के संबंध को दर्शाने वाले चिन्ह परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कारक के भेद। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इसका परसर्ग क्या होता है? ने, को, से या फिर के द्वारा, को के लिए, से मतलब जब किसी से अलग होना, तो उससे अलग, का, के, की, राधेरी, अधिकरण में ने पर आता है और संबंध में हे या फिर अरे। तो कर्ता की पहचान क्या होती है? किसने या फिर कौन। कर्म की किसे, क्या, किसको। करण की पहचान किससे, किसके द्वारा। संप्रदान में किसको, किसके लिए। अपदान में कहाँ से। संबंध में किसका, किसके, किसकी, या फिर अधिकरण में किस में, किस पर। तो इसको याद कैसे करना है? ये शब्द हमको याद करने पड़ेंगे, तभी हम बता सकते हैं किसमें कौन सा कारक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध काकी के रानीरे, अधिकरण में पर, संबोधन हेयर। तो ऐसे ऐसे बोलोगे तो हमें क्या होगा? 5-6 बारी में याद हो जाएगा। फिर आइए अब उपयुक्त सभी कारकों को विस्तार में अध्ययन करते हैं। तो कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ है करने वाला, यानी इसे काम करता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। मम्मी सब्जी काट रही है, तो कौन सब्जी काट रही है? मम्मी। इस वाक्य में मम्मी करता है, इनका संबंध सीधा क्रिया से है। तो मम्मी ने सब सेब काटा, ने। इसमें क्या आया? इसमें कोई भी नहीं है, कोई भी परसर्ग नहीं है, पर इसमें ने आ गया तो ये क्या होगा? परसर्ग के साथ। तो दोनों में एक काम कौन कर रही है? मम्मी।
कर्ता कारक का पर्सन ये होता है, इसका प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। तो भूतकाल 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 हो चुका, तो उसी पे सिर्फ ने का यूज होता है। तो वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रियाओं के साथ ने पर्सन का प्रयोग नहीं होता। तो मम्मी सब्जी काट रही है यानी काट रही है वर्तमान। तो मम्मी ने सेब काटा यानी सेब काट दिया, तो देखो भूतकाल में यूज हुआ। और उर्वशी पाठ पढ़ेगी, तो पढ़ेगी यानी भविष्य। तो ने का यूज किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ भूतकाल। पहचान, तो कर्ता कारक की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया से पूर्व किसने और कौन लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वही कर्ता कारक होता है। फिर कर्म कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तो अवनी पुस्तक पढ़ती है, डाकिया ने अवि को पार्सल दिया। तो इन वाक्यों में पुस्तक और अवि कर्म कारक है, क्योंकि इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं पढ़ती हैं, दिया, अफल क्रमशः पुस्तक और अवि पर पढ़ रहा है। तो अवनी क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है। और डाकिया ने किसको दिया? अवि को पार्सल दिया। तो जिस पर जोर पड़ता है इसको हम बोल देते हैं कर्म कारक। कर्म कारक में को पर्षक का प्रयोग होता है, लेकिन कई बार कर्म के साथ पर्षक का प्रयोग नहीं होता। तो कई बार होता है, कई बार नहीं होता। पहचान, वाक्य की क्रिया से पूर्व क्या किसको, तो ये भी हमने पढ़ा कि क्या पढ़ती हो और किसको दिया, तो ये क्या होती है? इसकी पहचान। फिर आता है हमारा करण कारक। कर्ता जिस साधन अथवा माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। नेहा ने चाकू से सेब काटा, तो किससे काटा? चाकू से। अंकुर बस के द्वारा लखनऊ गया, तो कैसे गया? बस के द्वारा। तो यहाँ चाकू और बस जो साधन है जिनके द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है, तो इनके बिना कार्य पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए ये शब्द क्या है? कारक है। करण कारक में से के द्वारा पर्सर्ग का प्रयोग होता है। अगर हमें इसमें पूछे कि कौन सा कारक है, तो जब हमको ये शब्द पता होंगे से के द्वारा किसके लिए होते हैं? करण कारक के लिए, तभी तो बता पाएंगे ना। फिर पहचान क्या होती है कि किससे और किसके द्वारा शब्द लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह होता है करण कारक। अगला संप्रदान, तो कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिससे कुछ देता है उस भाव को बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। जैसे सेठ ने गरीबों को भोजन दिया, अमन पुस्तक के लिए दिल्ली गया। तो इन वाक्यों में सेठ और अमन करता है जिनके द्वारा गरीबों तथा पुस्तक के लिए कार्य किया जा रहा है, अतः यहाँ गरीबों और पुस्तक शब्द संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में को के लिए पर्षक का प्रयोग होता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, तो कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को पर्षक का प्रयोग होता है, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से इन दोनों में अंतर होता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को पर्षक जुड़ता है उसी पर क्रिया का फल पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में को का पर्षक से किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव प्रकट होता है। जैसे देखो, पापा ने पायल को बुलाया, मम्मी ने गरीबों को वस्त्र बांटे। तो किसको बुलाया? पायल को। और किसको वस्त्र बांटे? गरीबों को। तो इसमें देखो दोनों में क्या हो रहा है? ये वाला कर्म कारक है और वो वाला संप्रदान। काजल ने लक्ष्य को समझाया, किसको समझाया? लक्ष्य को। और नितिन ने भाई को सेब दिया। तो इसमें हम क्या देते हैं? कुछ चीजें दे रहे का बांट रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? संप्रदान। और इसमें सीधा कर्म पर बात हो रही है। अगला है हमारा अपादान कारक। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु अथवा प्राणी का दूसरा वस्तु अथवा प्राणी से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ से कूद रहा है, तो कहाँ से? पेड़ से नीचे कूद रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अलग होने का भाव दिखा रहा है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते भी जमीन पर गिरेंगे, पेड़ से अलग हो रहा है, तो इसमें क्या होता है? अलग होने का भाव होता है, वहां पर हमारा अपादान आता है। इन वाक्यों में बंदर और पेड़ से तथा पत्ते का पेड़ से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ पेड़ और पत्ते शब्द अपादान कारक है।
अपादान कारक में से यानी अलग होने का भाव दिखाता है, उसी को क्या बोलते हैं? अपादान कारक। पहचान क्या होगी इनकी? कहाँ से शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं और जब उसका उत्तर मिल जाता है तो उसी को हम अपादान कारक कहते हैं। अगला है हमारा करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक दोनों का प्रसर्ग सेम होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। करण कारक में से प्रसर्ग का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है, जबकि अपादान में से का प्रयोग क्या होता है? अलग होने के लिए, तो दूरी बताने, तुलना करने, डरने तथा न जाने आदि के लिए होता है। करण में देखो, बच्चा खिलौने से खेल रहा है और गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा क्या कर रही है? वहां से बह रही है, यानी वहां से जा जाके कहीं और जा रही है, तो इसमें अलग होने का भाव होता है और इसमें नॉर्मली बात होती है। माँ चाकू से लौकी काट रही, किससे? चाकू से। और मेरे दादाजी असम से उड़ीसा पहुंचे, तो कहाँ पहुंचे? असम से चले गए और कहाँ पहुंच गए? उड़ीसा, तो इसमें अलग होने का भाव होता है। अगला है हमारा संबंध कारक। अब हम पढ़ेंगे संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनाम के परस्पर संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह साइकिल लक्की की है, तो किसकी साइकिल है? लक्की की। इंदिरा जी नेहरू जी की पुत्री, तो किसकी पुत्री है? नेहरू जी। तो इन वाक्य में साइकिल का लक्की से और पुत्री का नेहरू से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ लक्की और नेहरू शब्द संबंध कारक हैं। संबंध कारक में काकी के, दादी ने या फिर नानी ने आदि क्या होता है? प्रसर्गों का प्रयोग होता है। पहचान क्या होती है? किसका, किसकी, किसके। तो जब हम ये शब्द लगाकर प्रश्न पूछते हैं और जो उत्तर मिलता है वही हमारा संबंध कारक होता है। अगला है हमारा अधिकरण। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। हलवा में पिस्ता बादाम डालते हैं, पेड़ पर कौवा बैठा है। तो इन वाक्यों में हलवा और पेड़ संज्ञा शब्द अधिकरण कारक हैं, क्योंकि ये संज्ञा शब्द क्रमशः डालते हैं और बैठा है क्रियाओं के आधार पर तथा स्थान का बोध करा रहे। अधिकरण कारक में पर क्या होते हैं? प्रसर्ग, और इनकी पहचान क्या होती है? किसके, किस पर या फिर कहाँ। तो ये शब्दों का जब हमको क्या मिले? उत्तर मिले, उसी को हम अधिकरण कारक कहते हैं। अब लास्ट बचता है हमारा संबोधन। तो जिस संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या फिर संबोधित करने के लिए किया जाए वे संबोधन कारक कहलाते हैं। ये ईश्वर मुझ पर कृपा कर, तो किसको कर रहे हैं? ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझ पर क्या करे? कृपा करे। अरे अनुज तुम कब आए? तो अनुज से पूछ रहे कि तुम कब आए। तो इन वाक्यों में ईश्वर और अनुज शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है और इनके साथ हे तथा अरे प्रसर्ग लगे हैं, अतः ये संबोधन कारक है। संबोधन कारक में हे, अरे आदि क्या होते हैं? प्रसर्गों का प्रयोग होता है। तो देखो, संबोधन कारक में विस्मयादि चिन्ह अथवा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। संबोधन कारक का वाक्य की क्रिया अथवा अन्य शब्द से कोई संबंध नहीं होता। तो कौन कौन से चिन्हों का इस्तेमाल होता है? ये वाले या फिर ये वाले। तो इसका नाम होता है विस्मयादि और इसका नाम होता है अल्प विराम। तो इसके साथ ये पाठ हमारा यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।